से पहले मैं जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो रियल एस्टेट का और इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, और यहाँ पे किस तरीके से आज मैं एक एग्रीगेट ट्रेनिंग आपके साथ दे रहा हूँ। तो इसके पीछे रीजन मेरा क्या रहा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मेरा भी एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड में, मेरठ से मैं बिलोंग करता हूँ और पीछे से मैंने खेती बाड़ी को होते हुए देखा है। लेकिन यहाँ वेस्टीज में जिस तरीके से आज हमने इस चीज को लिया है, आज मैं उस प्रोस्पेक्टिव को आपके साथ मैं शेयर करूंगा और उस चीज को मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आज हम एग्रीकल्चर को लेंगे। आज हमने जो इस ट्रेनिंग का मैसेज भी डाला था, तो उसके अंदर हमने के लिए चीज किया था, एक मैसेज डाला था, इनोवेटिव वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। तो आज हम इस ट्रेनिंग को उसी माध्यम से, उसी एंगल से आज देखेंगे कि आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वजह से, इनके कारण हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग को कितना बढ़ा सकते हैं और हमारे बिजनेस को हम कितना आगे तक लेके जा सकते हैं। तो आज मैं आपको एक नए एंगल से इस चीज को दिखाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को बिल्कुल दिल से, गहराइयों से समझेंगे और एक के साथ अपना कॉपी पेन साथ में रखें। जो इंफॉर्मेशन, डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज उसको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि ट्रेनिंग का पर्पज सिर्फ यही है कि आप लोग डेवलप्ड हो, आप लोग ट्रेंड हो। तो इसलिए प्लीज वो कॉपी पेन अपने साथ रख लीजिए। जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो आप नोट डाउन करते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग है जो हमारी है। आज हमने इस तरह के प्रोडक्ट्स को चूज किया है, किस तरीके से आज हम लोगों के वेलफेयर के लिए आज हम काम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए इस स्लाइड के अंदर क्या दिखाया गया है, किसानों का विकास, देश की समृद्धि। अब किसानों का विकास कीजिए, देश को योगदान दीजिए। जय किसान, देश की प्रगति किसानों के बिना अधूरी है। ये कुछ बेसिक पंचलाइंस हैं। ये बेसिक एक मैं आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हमें इस पार्ट के ऊपर सोचना ही पड़ेगा। आज हम इसी तरीके से आज इसको आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि आज हम इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कैसे देखेंगे। आज हमने इसको एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है। इसका नाम हमने रखा है किसान मित्र प्रोजेक्ट। दैट मीन्स कि आप कोई भी काम करते हो, उसको अगर एक फॉर्मल तरीके से करोगे तो आपके उसमें सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। यानी कि एक नाम चेंज होते के साथ ही उसकी थीम, उसकी आत्मा चेंज हो जाती है। आज हमने जैसे नाम दिया किसान मित्र प्रोजेक्ट, दैट मीन्स कि हम कुछ ऐसा काम करने वाले हैं, कि इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं कि जो किसानों के वेलफेयर के लिए है। जब हम कोई भी काम किसी दूसरे के वेलफेयर के लिए करते हैं तो हमारा तो उसके अंदर अपने आप ही फायदा हो जाता है। तो इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशंस भी हैं। जो लोग जो साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो इसको एज ए प्रोजेक्ट की तरह लें। अब ऐसे प्रोजेक्ट को लेने का मतलब क्या हुआ? एज ए प्रोजेक्ट को लेने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। अब इन्वॉल्वमेंट किस तरीके की? जितने भी लोगों को हम अप्रोच करने वाले हैं, टच करने वाले हैं, उनके साथ आपको जुड़ना है। उनके सारे स्टेट्स आपको मॉनिटर करने हैं, उनके डेटा आपको मॉनिटर करने हैं, किस टाइम पे किस चीज को यूज किया गया, किस तरीके से यूज किया गया। अगर आप इस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे, एक प्रोजेक्ट लीडर की तरह आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है कि आप एक प्रोजेक्ट लीडर हैं, एक प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर रहे हैं और उसके अंदर किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो आने वाली हैं, किस तरह के सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करने वाले हो और उससे समाज का वेलफेयर कितना होने वाला है। आज हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि भारतीय किसान है कौन है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन। आज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आज हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। करीब 70% से ज्यादा हिंदुस्तान में किसान है या इस तरह के एग्रीकल्चर बेस्ड काम में इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि उसके अंदर अब किसानों का सेग्रीगेशन किस तरीके से, कौन कितना बड़ा किसान है, तो 86% को यहाँ पर मार्जिनल फार्म्स हैं, छोटे किसान हैं जो 0 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में हैं। और इसके बाद 13.2% करीब वो बीच के किसान हैं, मीडियम फार्म्स, जो कि 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में जमीन पर खेती करते हैं। आज आप इस आंकड़े से, इस इंफॉर्मेशन से आप ये देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा सेगमेंट है आज हमारे पास, कि जिसमें से छोटे किसान कितने हैं और बड़े किसान कितने हैं। 0.6% ये लार्ज फार्म्स का एरिया है, बड़े किसानों का एरिया, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें हैं। तो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आज मैं आपको ये इन्फॉर्म कर पाया कि एक्चुअली किसान है कितने।
और उनके अंदर भी कैटेगरीज कितनी है, क्योंकि हर एक सेगमेंट की एक अलग अलग लिमिटेशंस है। जो फॉर्म्स में काम करते हैं वो ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसे की उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सेगमेंट है 86% का, जिनको मार्जिनल और स्मॉल फॉर्म्स के अंदर उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनके पास संसाधनों की, रिसोर्सेज की बहुत भारी कमी है। और ये एक मेजर पोर्शन है 86% का, कि आज हम ऐसा क्या कर पाएंगे कि इस सेक्टर को कंट्रीब्यूट कर पाए, इनके लिए कुछ योगदान हम अपनी तरफ से दे पाए। नेक्स्ट चलते हैं कि अब हम इस सबसे पहले अब हम अगर इस तरह से जो लोग जुड़े हुए हैं खेती से उनके पास जाते हैं तो उनसे क्या हम लोग अपनी बात कहेंगे। तो सबसे पहली बात जो रहेगी कि हम उनसे जो अप्रोच करेंगे, जो हमारा अप्रोचिंग डायलॉग होगा, स्क्रिप्ट होगी, वो यही होगा कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसान मित्र प्रोजेक्ट पे। ये किसानों के वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हम लोग उस तरह के तरीके बताते हैं किस तरीके से कम लागत और कम मेहनत में ज्यादा पैदावार की जा सकती है। हम उन किसानों से डायरेक्टली सवाल को पूछते हैं कि क्या आपकी जो लागत है, अगर हम उसको 20 से 30% आपकी खेती की लागत को, इनपुट को कम कर दें तो आपको क्या उसका कुछ फायदा मिलेगा। दूसरा, जो भी प्रोड्यूस आपके खेत में पैदा हुआ है वो अगर लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 20 से 30% बढ़ जाए तो उससे क्या आपके फाइनेंसिस में कुछ फायदा होगा। और तीसरी बात कि जो भी यहाँ से फसल, जो भी क्रॉप आप पैदा करते हैं, अगर वो जैविक हो, उसके अंदर केमिकल का इनपुट बहुत कम हो, ना के बराबर हो, लगातार आप अगर हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 3 सवाल हैं जो हम लगातार लोगों से पूछते हैं और इन तीनों सवालों का आंसर हमें आता है, फिर हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज इस काम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको आज एक खास चीज के ऊपर जोर देना चाहूंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोई जैविक खेती होती क्या है। तो जैविक खेती के ऊपर हम बात करते हैं, उससे पहले कुछ और सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो प्रोबिंग सेशन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है। क्या पहले के मुकाबले आज जमीन की जो लागत है वो कम है या ज्यादा है। पहले के मुकाबले आज के टाइम में जो मिट्टी, जो सॉइल है वो कमजोर नजर आती है या उसकी फर्टिलिटी बढ़ी हुई नजर आती है। क्या पहले के मुकाबले जिस तरह की फसलें आज पैदा हो रही हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका एंड न्यूट्रिशन कंटेंट कैसा है, क्या वाकई ही हमारी एक्चुअल केसेस के अंदर हमारी पैदावार बढ़ी है। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आज हम खोजने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे अंदर हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम क्या उनको सलाह दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं और अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। उस पर आगे चलते हैं। तो आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं किसानों की जो रासायनिक खादों के ऊपर उनकी अपनी डिपेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और उसके कारण किसान कहीं ना कहीं तंगहाली में आ गया है। हर साल आप इस तरह के केसेस सुनते होंगे, कितने सारे किसानों ने सुसाइड कर लिया। तो ये सारा वो सेक्टर है जो 86% जो मैंने आपको दिखाया था, जिनके पास 0 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में जमीनें हैं, वहां सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। क्योंकि जब एग्री करते हैं तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी सबसे पहली बात तो रेन के ऊपर चली जाती है कि अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल पैदा होगी नहीं होगी। जब वो अच्छी फसल भी पैदा हो जाती है, कई बार ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है कि उसका रेट अच्छा नहीं मिल पाता, जितनी लागत उसके अंदर लगी थी उतनी लागत भी वापस नहीं आ पाती और इसी तरीके से किसान लगातार कर्ज के बोझ में दबता चला जाता है। आज हम इनको बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा प्रयास भी अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे कि हम इन्हें क्या सहयोग दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई नाइट्रोजन, आज जिस तरीके से केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंदर नाइट्रोजन के कारण मिट्टी हमारी सख्त हो गई है, बुरी होती जा रही है और किसानों के मित्र कहे जाने वाले केचुए आज के टाइम में बिल्कुल खत्म ही हो गए हैं। तो केचुए का एक बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर के अंदर कि आपकी जो टॉप सॉइल होती है उसको ऊपर नीचे अलट पलट लगातार करते रहते हैं और ज्यादातर रासायनिक खादें इस्तेमाल करने से खेतों के ऊपर एक पर्टिकुलर एक लेयर बनती जा रही है और जो उसके नेचुरल पोर्स हैं, जो उसके प्राकृतिक छिद्र हैं, वो लगातार बंद होते जा रहे हैं, जिससे हमारी लागत लगातार वेस्ट होती चली जाती है। आगे चलते हैं कि अब मैंने आपको एक नए सेगमेंट में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था कि आज हम इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किस तरीके से देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक खेती की। जैविक खेती होती क्या है? ये भी प्रोडक्शन का एक सिस्टम है जिसके अंदर केमिकल का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, ग्रोथ रेगुलेटर्स का कम से कम प्रयोग, ना के बराबर प्रयोग किया जाता है और ऐसे मेथड्स को रिलाई किया जाता है, उनके ऊपर रिलाई किया जाता है कि जो नेचुरल सोर्सेज से आए हों, यानी कि खाद, फर्टिलाइजर ऐसे हों कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से बने हों, जिनके अंदर कोई भी केमिकल ना हो, जिसके कारण सॉइल की हेल्थ स्ट्रांग रहे, न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे।
आज मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि आज अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया का आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 172 कंट्रीज 172 कंट्रीज हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया के अंदर सिर्फ 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर हैं। देखिए कितना छोटा सा आंकड़ा, 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद 700 के करीब लोग ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी प्रोसेसिंग करते हैं आगे को, और इतने ही लोग इसके एक्सपोर्टर हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखा जाऊं तो 7,20,000 हेक्टेयर का एरिया जो कल्टीवेशन होता है वो ऑर्गेनिक के अंदर होता है, क्योंकि वो छोटी सी फिगर है। यानी कि इसके लिए कितने बड़े मार्जिन अभी अवेलेबल हैं। आगे की बात करते हैं कि यहाँ पर जो बोला गया है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है, कि इंडिया की इनहेरेंट एडवांटेज और स्ट्रेंथ है, और ये ग्लोबल शिफ्ट है कंजम्पशन का पैटर्न। आप खुद देख पा रहे होंगे, आज हम वेस्टेज में काम करते हैं, हम लोग वेलनेस सेक्टर में काम करते हैं, हम लगातार इस बात को ऐड करते हैं कि आज खाने के अंदर वो न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं है जिसके कारण हमें सप्लीमेंट लेने पड़ते। तो आज उसी के बेसिक रूट के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है और अपने प्रोडक्ट्स को यूज कराना है। एक सिंपल इंडिकेशन है आपके लिए भी, यहाँ एक छोटी सी रिपोर्ट आप देख पा रहे हो कि ये वाली एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट है। ये वाला इंडियन डोमेस्टिक ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उससे ये रिपोर्ट मैंने ली है। तो रिपोर्ट में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से 2015 के अंदर 750 करोड़ का यहाँ से चीजें प्रोड्यूस हुई थी। इसमें 3 सेक्टर में इसको यहाँ पे डाला गया। इस ग्राफ को मैं बताऊं, जो ये वाला ब्लू कलर से, इसको बोला जाता है नेचुरल ग्रोथ, बिना किसी चीज के अपने आप ही जो ग्रोथ होती है। उसके बाद रेड कलर के अंदर क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी जनरल यहाँ पॉपुलर थोड़ा सा यहाँ प्रमोशन चीजें हुई हैं और ये सेटअप बना है, जब जाके ये ग्रोथ हुई है। और आगे जाके बात करते हैं कि ये वाली प्रोफेशनल कंप्रेहेंसिव प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट, दैट मींस कि अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर सही तरीके से प्रोफेशनल तरीके से किया जाए तो कितना बड़ी प्रोजेक्शन यहाँ पे सामने आती है। 25,000 करोड़ का यहाँ पे एस्टिमेशन लिया गया है 2025 के अंदर, और आज हम 2020 पर बैठे हुए, करीब 4,330 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से। ये हमारा इंडियन ऑर्गेनिक सेक्टर का विजन है 2025 का। तो यहाँ से मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे पाया है कि आने वाला टाइम कितना बड़ा है। ये एक मेक शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है। हमें भी अपने काम करने के जो हमारे तरीके हैं, स्टाइल है, उसको भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। और आज फॉर्चुनेटली वेस्टेज के कारण आज हमारे पास एक इतनी बढ़िया प्रोडक्ट रेंज है कि हम इसमें अपने आप को इस ग्रोथ के अंदर अपने आप को ऐड कर सकते हैं। इस ग्रोथ का बेनिफिट हम लोग भी ले सकते हैं, और इसी एंगल से मैं आपको ये चीजें क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ तो जो वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उसमें हिंदुस्तान का, इंडिया का 9th रैंक है। और एक दूसरी बात कि अगर मैं इसको इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया के अंदर सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसको 2016 के अंदर ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया था। यानी वहाँ कंप्लीटली जो एग्रीकल्चर होती है वो सारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है। तो कि देखिए, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इसका ये आगे प्रमोशन है। नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसके 3 मेजर रीजन है। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो न्यूट्रिएंट रिच फूड यहाँ से पैदा होता है, जो भी एंड प्रोडक्ट होता है वो सारा न्यूट्रिएंट रिच होगा। दूसरा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा वो सॉइल को स्ट्रॉन्ग करेगा, नॉरिशमेंट, एनहेंस सॉइल नॉरिशमेंट, यानी जमीन हमारी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी, न्यूट्रिएंट से भरपूर रहेगी। और तीसरा, कंजर्व एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, ये इस चीज को प्राकृतिक रूप से हम इस चीज को संभाल सकते हैं। ये 3 मेजर इसके फायदे हैं, इसलिए एग्रीकल्चर के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग को आज के टाइम में बढ़ावा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव के टाइम में किए जा रहे हैं कि आज हमें उन प्रोजेक्ट के साथ अपने आप को अलाइन करना है। तो आज मैं कुछ ऐसी स्क्रिप्ट आपको देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि आज हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आज इस तरीके से देखेंगे कि आज हमने इससे होने वाले जो उत्पादन है, जो इसका प्रोडक्शन है, वो भी हमने देख लिया कि 2025 के अंदर कितना यहाँ से प्रोडक्शन होने वाला है। अभी 4 साल इसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब इसके बेनिफिट क्या क्या है, मैं फिर दोबारा बताता हूँ। जो इसमें सबसे पहली बार हेल्दी फूड, तो खाना यहाँ से प्रोड्यूस होगा प्योर हेल्दी होगा। नेक्स्ट, सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं।
एक इसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इनडायरेक्ट जो इसके बेनिफिट है वो कैरियर। आज हम वेस्टीज में भी देखें, आज हमारे कितने सारे लीडर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को इस एग्रीकल्चर के कारण ही मेंटेन कर पा रहे हैं, और उनके बिजनेस का 70% पार्ट इन्हीं प्रोडक्ट के कारण से उनकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट जगह चलते हैं कि आज हम बात करते हैं कि हमारे सबसे बड़े हमारे प्रोस्पेक्ट कौन कौन है, कि एग्री के प्रोस्पेक्ट हमारे कौन लोग हैं। तो उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली बात आते हैं फार्मर्स। फार्मर्स किसान, हम जो इन्फॉर्मेशन लें वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम किसानों के साथ शेयर करते हैं। अभी मैं यहाँ पर बात कर पा रहा हूँ मार्जिनल, जो छोटे लेवल के किसान हैं, जो कम एरिया में खेती करते हैं, अभी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए डरते हैं। तो सबसे पहले डरते क्यों हैं? सबसे पहला जो रीजन है, उनको एडुकेट इन्फॉर्मेशन नहीं है और एक दिमाग में मिथ बैठा हुआ है, अगर वो गोबर की खाद की बात करते हैं। आज के टाइम में किसानों के पास ज्यादा जानवर, लाइव स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे, वो लाइव स्टॉक वहां पर अवेलेबल नहीं है। पहले लोग सारे बैल की खेती, हल की खेती करते थे, तो लोगों के पास जानवर ज्यादा थे, बैल ज्यादा थे। आज उस सबको ट्रैक्टर ने रिप्लेस कर दिया टेक्नोलॉजी में। अब वो ट्रैक्टर तो गोबर दे नहीं सकता, तो वो चीजें उनको बाहर से लेनी पड़ रही हैं। तो आज जिस तरह के प्रोडक्ट आज वेस्टीज को दिए हैं, आज हम उनके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेकर इन किसानों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जो आपके रिस्क हैं उनको हम किसी न किसी रूप में मिनिमाइज कर देंगे। ऐसे कोई रिस्क नहीं है। तो जब भी जो स्टेटमेंट हमने सबसे पहले दी कि हम आपकी लागत को 20 से 30% कम कर देंगे, और जो फसल यहाँ से पैदा होगी वो जैविक होगी, और जो आपको प्रोड्यूस होगा वो पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ होगा। तो ये इस तरीके से हमें इन किसानों के साथ काम करना है जब भी हम जाके, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो है आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज। तो जितनी ज्यादा नॉलेज आपको होगी, आप जब भी इस काम को कर पाएंगे। अब दूसरे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट के अंदर आते हैं एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स। अब एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स कौन लोग हैं? एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स वो लोग हैं जो एग्री से रिलेटेड बिजनेस के अंदर काम करते हैं, और सीधे तौर के ऊपर वो खेती नहीं करते, वो एग्रीकल्चर नहीं करते, लेकिन जो एग्रीकल्चर एडेड इंडस्ट्री है उसके अंदर काम करते हैं। जिस तरीके से बहुत सारी दवाइयां बनती हैं, केमिकल्स बनते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, उसके अंदर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोग इस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो खेती से जुड़े हुए काम करते हैं, लेकिन वो खेती एग्जैक्टली नहीं कर रहे, लेकिन वो सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आज हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग हैं जो खेती से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से अपने फायदे के लिए काम कर सकते हैं। तो अब किसी जगह पर हम जाएंगे तो हमें उसके लिए उस लोकल पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। आज अगर मैं अपनी बात करूं, या हमारे जैसे लोग हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो हमारी वो पेनिट्रेशन गांवों में या रूरल्स में जहां पर एग्रीकल्चर होते हैं, वो पेनिट्रेशन किसके थ्रू बने, उसके लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं वो उस तरह की ब्रिज का काम करेंगे। तो आज अगर हमारे पास सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, वो हम इनके साथ शेयर करके, इनको अपनी टीम में इन्वॉल्व करके, अपने नेटवर्क में इन्वॉल्व करके, इनके थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कभी आज हमने इस तरीके से इसको देखने की कोशिश नहीं करी। आज मैं आपको अगर इसको डेटा की बात करूं, इंफॉर्मेशन की बात करूं, किस तरीके से आज कितनी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज होते हैं। क्या हमने कभी ऐसी कोशिश की कि जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, जिन कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स को पढ़ाया जाता है या एग्री से रिलेटेड जिन कोर्सेज को पढ़ाया जाता है, उन स्टूडेंट्स को, टीचर्स को हम एज ए प्रोस्पेक्ट उनको ट्रीट करें? क्या उनको हम अपने नेटवर्क में लेके आने की कोशिश करें? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनका रूरल के साथ एक स्ट्रॉन्ग टच है, एक बैकग्राउंड है जो हमारा नहीं है, लेकिन हम उन तक तो प्रोफेशनल तरीके से पहुंच सकते हैं। अब सोशल मीडिया के थ्रू उनके पास हम पहुंच सकते हैं, या हम अपने किसी कॉन्टेक्ट्स के थ्रू उनके पास पहुंच सकते हैं। तो एक कितना बड़ा सेगमेंट है, कितना बड़ा एरिया है जो इसके अंदर काम करता है। और एक वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको भी इस बात की हैरानी होगी कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी जीडीपी में, हमारी जीडीपी के अंदर करीब 70% का कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है। 70, यानी कि हिंदुस्तान की 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कामों से जुड़ी हुई है। और जीडीपी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना, सिर्फ 70% है। और इसके अगेंस्ट एक बात और देखिए कि हमारी जो करीब वर्क फोर्स है, एम्प्लॉयमेंट जो की जो टीम है पूरा,
वो करीब 60% लोग एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर ही एम्प्लॉयड है। अब ये कहीं ना कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है हमारी 60% एम्प्लॉयमेंट हमारी एग्रीकल्चर के अंदर है, और जो उसका आउटपुट निकल के आ रहा है जीडीपी में हम कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ 17%। तो कहीं ना कहीं जो काम किया जा रहा है वो जाके आगे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, नहीं हो पा रहा, उससे उतना प्रोडक्शन नहीं बाहर आ रहा। तो अब इसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए सवाल है कि आप इसको एक बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करो अपने अपने एंगल से। अब थर्ड पार्ट में आते हैं प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, तो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत सारे एनजीओज हैं आज के टाइम में, बहुत सारी किसान समितियां हैं, पंचायत समिति हैं, जो लगातार किसानों को जागरूक करने का काम कर रही हैं अपने आप। अगर हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जाकर कोई इन्वॉल्व हों, जुड़ जाएं और उनको एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन, सही इंफॉर्मेशन दें जो कि पहले हम खुद लें, और हम इनके थ्रू भी मासिस के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको कहूंगा कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, ये वाला वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आप इसके साथ इन्वॉल्व हैं तो आपको दिल से इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि एक बार आप कोई चीज दोगे, प्रोडक्ट दोगे, वो रिजल्ट आ जाएंगे। नो सॉरी, इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक लगातार चलने वाला काम है। एक बार आपने सही ढंग से इसकी फाउंडेशन बना दी, नींव बना दी, आपको लगातार ये फ्रूट्स देता रहेगा। जैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग में होता है, एक आम का पेड़ आप लगाओगे, आम आने में करीब उसमें 3 से 4 साल लगेंगे, लेकिन 4 से 5 साल में जब आम आने स्टार्ट हो जाएंगे, एक अच्छी फसल आनी स्टार्ट हो जाएगी पेड़ के ऊपर, वो लगातार आपको फल देता रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको 3 साल 4 साल उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक्जैक्टली यही चीज यहाँ पर भी है। तो बहुत सारे लोग, पेशेंस लोगों के अंदर नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, एकदम गए जाके कुछ इन्फॉर्मेशन दी, प्रोडक्ट दे, आधी अधूरी, जब पूछा जी कैसी फसल हुई तो वो किसी करी है और एंड रिजल्ट क्या निकला है, क्या आप बिल्कुल गायब ही हो गए। तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सजेशन भी आप लोगों के लिए, कि जिन भी किसानों से आप जुड़ो, एक अपनी डायरी बना के रखो, किस एरिया के अंदर आज वो खेती कर रहे हैं, कौन सी वो फार्मिंग कर रहे हैं, उस फार्मिंग में पहले उसे एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट है वो पूछो कि उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है, कितना वो फर्टिलाइजर लगाना चाह रहा है, कौन कौन से वीडीसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड वो उसमें लगाने वाला है, कितना पानी अप्रोक्सीमेटली लगाने वाला है, तो उस फसल की जो कॉस्ट है वो कितनी होने वाली है। एक बात। दूसरे पार्ट में कि हम जो यहाँ से अपने प्रोडक्ट देंगे, अप्रोक्सीमेटली एक फसल में पूरी साइकिल में 5 बार हमारे 5 या 6 बार प्रोडक्ट हमारे यूज होते हैं, उसकी एग्जैक्टली कॉस्टिंग कितनी आने वाली है, और हम किस तरीके से जो उसने उस सामान इसमें इस्तेमाल करने वाला था नेचुरली, उसमें हम कितना कम उसको करवा सकते हैं, और किस किस स्टेज के ऊपर हमें कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। तो ये सारा का सारा स्टैटिक्स है, डेटा है, जो आपको शुरू में मेंटेन करना पड़ेगा अपने 3-4 लोगों के साथ, 5-6 लोगों के साथ, जितने भी लोगों के साथ आप जुड़ते हो शुरू में, स्टार्टिंग में, ताकि आप उनको भी वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे दो। और जब आपको उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आपको उन पेशेंस के साथ काम करना है। तो आज मैंने आपको 3 यहाँ पे ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट बताए हैं कि इन एरिया, इसके अलावा भी जो आप समझ सकते हैं वो हो सकता है, लेकिन मेरी नजर से फार्मर्स को, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को, जो लोग सीधा किसानों के साथ जुड़े हुए हैं या खुद किसान हैं, उनके साथ आप डायरेक्टली काम करोगे। एग्रीकल्चर प्रोफेशनल कौन हो गए? वो ये हो गए जो आपके लिए ब्रिज का काम करेंगे। अगर आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्टली भी इन लोगों से मिल सकते हो, प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात इनको समझा सकते हो। और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये आता है कैसे, सबसे पहले किसके साथ करना है, जो आपके लिए सबसे आसान हो, विच एवर इज इजिएस्ट टू यू, आप उसके साथ काम स्टार्ट करें। कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले कंपनियों से बात करनी है, पंचायत समितियों से बात करनी है, क्या करना है, दैट्स अप टू यू। जो भी आपके लिए सबसे आसान हो, जहां से आपको सबसे ज्यादा कन्विक्शन आए, विश्वास आए, वहां से आपको काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको खुद अपने लिए कन्विक्शन पैदा करनी है। नेक्स्ट चलते हैं कि अब हम थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन लेंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लेंगे, कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं किस तरीके से काम करते हैं और क्या उनकी कैटेगरीज हैं। तो आज हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
हमारे पास 7 प्रोडक्ट हैं, तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो आती है प्लांट प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की। तो सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, बायो फंगीसाइड, जिसका नया वर्जन आ चुका है प्रोटेक्ट के नाम से। जिन लोगों के पास पुराना रखा हुआ है वो लोग बायो फंगीसाइड के नाम से है, अब वही इम्प्रूव होके नए नाम के साथ प्रोटेक्ट के नाम से आ गया है। तो ये वाला हमारा प्लांट प्रोटेक्शन कैटेगरी में काम करेगा। आज मैं आपको यहाँ से चीज और क्रिएट कर सकूंगा। बहुत सारे सवाल आपके पास आते हैं, सर इस वाली बीमारी में क्या दे, इस बीमारी में क्या दे, इस बीमारी में क्या दे। बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही हमारे पास प्रोडक्ट है जो उनकी सुरक्षा करता है। और बाकी जो 4 प्रोडक्ट यहाँ पर आएंगे, 5 प्रोडक्ट हैं, वो हमारे न्यूट्रिशन है। यानी जिस तरीके से आज हम खाने की बात करते हैं, खाने के अंदर भी मेल न्यूट्रिशन होती है, और जिसको खाने में पोषण नहीं होता उसके कारण ही बीमारियां पैदा होती हैं। और एग्जैक्टली हमारे शरीर को 46 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से आज हम बात करेंगे फसलों की। यहाँ भी 17 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स फसलों को चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिए, करीब 17 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स यहाँ सॉइल को चाहिए, हमारी क्रॉप को चाहिए, हमारे पौधे को चाहिए, सब 17 तरह के। तो इसके अंदर जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे न्यूट्रिशंस हैं, जैसे एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। और एक प्रोडक्ट हमारा है जो एक्टिवेटर का काम करता है, जो एग्री 82 है। तो आज हम जो भी काम करेंगे इन्हीं के कॉम्बिनेशन से करेंगे, किस क्रॉप में कौन से कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया जाता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करने वाला हूं जिसका नाम एग्री 82 है। 82 क्यों है? इसमें 82 टाइप्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये एक्चुअल में है क्या? ना तो एक खाद है, ना एक कीटनाशक। सबसे पहले कैटेगरी आपने देखी, ये कोई वीडीसाइड नहीं है, हर्बिसाइड नहीं है, कोई भी फंगीसाइड नहीं है, ये नॉन आयोनिक स्प्रे है। ये क्या है? नॉन आयोनिक स्प्रे है। यानी कि इसके साथ आज हम क्या करने वाले हैं कि इसको जिसके साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, ये उसकी क्षमता को, उसकी काम करने की क्षमता को, एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। अब वो किस तरीके से बढ़ाता है, आज हम बात करते हैं। सबसे पहले पानी के ऊपर। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे ये वाला पौधा है, प्लांट है, और इसके ऊपर बूंद बनी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग पानी की सबसे पहले बात करने वाले हैं कि पानी की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके भौतिक गुण होते हैं। उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या है कि उसके जो अणु होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, अंदर की कुछ फोर्सेस होती हैं, जिसके कारण पानी की बूंद होती है, गोल होती है। वो कहीं भी चपटी या कुछ नहीं होती, बूंद गोल होती है। और पानी अपनी सरफेस टेंशन के कारण, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, पानी अपने आप को बहने से रोकता है। इसीलिए पानी की जो ऊपर की लेयर है, सदा कीट पतंगे, छोटे छोटे जो कीट हैं या इस तरह की चीजें, वो पानी के ऊपर तैर सकती हैं। तो आज जो एग्री 82 को यहाँ यूज करने वाले हैं, उसके थ्रू पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही हम चेंज कर देंगे। और उनको चेंज करना हमारे फायदे की बात है। जैसे सबसे पहले हार्म्स की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं कि अगर कोई भी ये वाला हमारा कोई क्रॉप है, फसल है, उसके अंदर हमने हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड कीट को मारने के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल करी, जब हम उसको कोई पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं और स्प्रे करते हैं, तो वो क्या करता है, पौधे के ऊपर जाके बूंद बूंद बन जाती है। और जब हवा चलती है तो ऐसा देखा गया है, ऐसे सर्वे में करीब 40% जो ड्रॉप्स हैं जिनके अंदर दवाई आपने मिलाई थी वो नीचे गिर जाती है। इस तरीके से जो रिजल्ट आता है 40% कम रिजल्ट आता है। और हम देखते हैं कि ये अच्छा रिजल्ट नहीं आया, हम केमिकल और दवाई को और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी लागत भी बढ़ जाती है और हमारी क्रॉप के अंदर, फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा केमिकल भी एंटर कर जाते हैं। तो आज हम उसके अंदर एग्री 82 को ऐड करेंगे। और एग्री 82 की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक एक्टिवेटर है, ये एक स्प्रेडर है, और एक ये क्या है, वेटर है। तो वेटर की बात करते हैं, ये चीजों को गीला करता है, स्प्रेडर ये उसको फैला देता है, एक्टिवेट ये कम चीज की भी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, जो भी जिसके साथ भी इसको इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं किस तरीके से इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इस वाली स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, ये 2 लीफ हैं। एक लीफ के अंदर हमने नॉर्मल पानी के अंदर डिप किया है, आप इसको देख पा रहे हैं नॉर्मल पानी के साथ, कि पानी के अंदर हमने इसको डिप किया, पानी किस तरीके से फैला है, इस तरीके से उसने लीफ को गीला किया है। दूसरे के अंदर, बॉटल के अंदर हमने एग्री 82 यूज किया है और इस लीफ को हमने उसके अंदर डिप किया है। तो दोनों के ऊपर शाइन देख पा रहे हो, लस्टर देख पा रहे हो, चमक देख पा रहे हो, किस तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्मली पूरी लीफ गीली हो गई है। अगर उस पानी में कोई भी दवाई मिली हुई होती तो वो कम दवाई भी ज्यादा असर करती।
यहाँ इस केस में ऐसा नहीं है। ये डेमो आप खुद भी अपने आप कर सकते हो और किसी को करके दिखा भी सकते हो, जहां से आपको ये मालूम चला कि किस तरीके से एक जैसे तरीके से सारी लीफ के ऊपर फैल गया। जब ये दवाई अगर इस पानी के अंदर मिक्स की हुई है आपने, वो यूनिफॉर्मली पूरी लीफ पर फैल जाएगी और तेजी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जिस पर्पस के लिए उसको यहाँ यूज किया गया वो पर्पस हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि इसके यूजेस और क्या क्या है कि ये लगातार हमारी लागत में कमी करता है। कि अगर फसलों की हम बात कर रहे हैं, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की थी, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के एम को कैसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से खाद अगर किसी खेत के अंदर 50 किलो इस्तेमाल होती है, आपने उसमें एग्री 82 इस्तेमाल किया, तो पहले साल से आप उसको 35 किलो आप इस्तेमाल करोगे, यानी 15 किलो आपने यहाँ पर कम कर दिया। तो यानी जब 15 किलो फर्टिलाइजर कम हुआ है तो कहीं ना कहीं किसान की लागत भी कम हुई है। दूसरे साल हमने इसको 30 किलो कर दिया, तीसरे साल 25 किलो कर दिया, चौथे साल सिर्फ 20 किलो रह गया। इस तरीके से अगर हमने किसी पेस्टिसाइड में इसको इस्तेमाल किया तो 15 लीटर पानी के अंदर हम इसमें सिर्फ 5 ml को करेंगे डिसॉल्व, और उस दवाई की मात्रा को भी 20 से 30% कम कर देंगे। इसी तरह खरपतवार नाशक जिनको हम लोग बोलते हैं वीडीसाइड बोलते हैं, वहां भी इसी तरीके से 15 लीटर पानी में 20 ml आपको एग्री 82 ऐड करना है उस वाटर टैंक के अंदर। एक आपने ऑब्जर्वेशन और देखी होगी, जब आप कभी दवाई का स्प्रे करते हो, कहीं पर वो दवाई का स्प्रे ज्यादा हो जाता है, कहीं पर दवाई का स्प्रे कम हो जाता है। वो रीजन क्या है कि पानी के अंदर जब उस मेडिसिन को, दवाई को घोला जाता है, वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होती, कुछ टाइम के बाद वो दवाई नीचे बैठ जाती है। जब एग्री 82 को उस टैंक में ऐड किया गया है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाना, उस दवाई को एग्जैक्टली एक अच्छे सॉल्यूशन के फॉर्म टैंक के अंदर बना के रखेगा, ताकि आपकी जो मेडिसिन है, वो दवाई के जो स्प्रे आपने फसल के ऊपर किया है, वो एक तरीके से एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर पूरी फसल के ऊपर फैल जाएगा। दूसरा, उसके बाद खेत में जितनी बार भी पानी दिया जाता है, कुछ इसकी खास चीजें हैं, प्रॉपर्टी हैं, ये पानी को लॉक कर देता है। जब खेत में पानी देते हैं तो पानी के अंदर, जब खेत के अंदर पानी जाता है तो पानी या तो फसल में ज्यादा नीचे चला जाता है, जो कि बिल्कुल बेकार है, या वो खेत के ऊपर रह जाता है। जब खेत के ऊपर अगर पानी रह गया, हवा चलती है, धूप पड़ती है, तो उससे पानी वाष्पित हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, हमें दोबारा पानी देना पड़ता है, या पानी बिल्कुल जड़ों से भी बिल्कुल नीचे चला जाता है, वो भी किसी काम का नहीं है। अगर एग्री 82 जितनी बार भी आपने खेत में पानी दिया और एग्री 82 आपने 80 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लिया, आपने एग्री 82 160 ml, और 1 एकड़ के लिए मैं बात करूं, बार बार जितनी भी कैलकुलेशन आएगी 1 एकड़ के लिए आएगी, और आपने उस पानी को दिया, तो आपको लगातार खेत में बार बार पानी नहीं देना। अगर किसी फसल में 5 बार पानी की रिक्वायरमेंट, वहां पर आपको पानी देना पड़ेगा, ये खेत में नमी लगातार बनाए रखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, इसका है एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक में एक नीचे एक लाइन लिखी हुई है, गिव योर क्रॉप राइट न्यूट्रिशन एंड द प्रोडक्शन। ये अपनी फसल को आप सही पोषण और सुरक्षा देंगे। अब ये किस तरीके से, अगर कोई भी फसल खेत में पैदा होती है तो उसको खेत में होने के लिए सबसे पहली बात सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट होना चाहिए। ह्यूमस क्या है, हमने 7th 8th के अंदर अच्छी तरह पढ़ा है कि अर्थ की जो ऊपर की सबसे फर्टाइल लेयर होती है, जिसके अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्तियां डिकम्पोज हो जाते हैं, वही ह्यूमस की लेयर बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, जिसके अंदर मिनरल कंटेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। और हवा के तेज बहाव से या पानी के तेज भाव से वो फर्टाइल लेयर उड़ जाती है, तो आपकी लैंड जो बैरन हो जाती है। बैरन का मतलब वो बिल्कुल बंजर हो जाती है। तो आज हम यहाँ पर वो बात करने वाले हैं कि हमारी सॉइल के अंदर ह्यूमिक सब्सटेंस लगातार बना रहे। ये प्रोडक्ट बिल्कुल 100% जैविक है, कहीं कोई इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है, कि ये बिल्कुल जैविक चीजों को, ऑर्गेनिक चीजों को डिकम्पोज करके लिक्विड फॉर्म में हमें दिया गया है, जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड करीब 6% है। इसके किस तरीके से क्या फायदे और क्या रिजल्ट हैं, लेट्स सी दैट। कि ये हमें सही तरीके से हमारी फसलों को पोषण देता है, सुरक्षा देता है। यानी कि जब रूट का टाइम होता है, यानी जिस टाइम पर जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के टाइम पर अगर स्ट्रॉन्ग जर्मिनेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा बीज जो पैदा हुए हैं वो ज्यादा बीज पैदा होंगे, और जो उनकी रूट डेवलप होंगी, अगर वो स्ट्रॉन्ग रूट्स डेवलप होंगी तो पौधा स्ट्रांगली आपके खेत में खड़ा रहेगा। अगर तेज हवा भी चलेगी, पानी भी ज्यादा आएगा, तो भी फसल आपकी ज्यादा नुकसान नहीं होगा फसल का। तो वो ह्यूमिक के कारण होता है कि सही न्यूट्रिशन, जैसे आज हम अपने बच्चों के लिए करते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है उसको ज्यादा न्यूट्रिशनल चीजें देते हैं, फास्ट फूड खाने से रोकते हैं। एक बार उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आगे तक से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
तो इसके फायदे क्या क्या हैं? इसके फायदे हम देखते हैं कि एक तो ये जर्मिनेशन में काम करता है, अंकुरण, यानी जितना बीज आपने डाला तो यहाँ पे देखा गया है 98% तक जर्मिनेशन यहाँ सुधरा है, इम्प्रूव हुआ है। तो न्यूट्रिशन कंटेंट खेत के अंदर और हमारी जो फसल है उसके अंदर ये उसको लगातार बढ़ाता रहता है और पानी के उपयोग को कम करता है। नेक्स्ट, ये फसलों को तेजी से क्या करता है, पकाता है और फसलों का उत्पादन बढ़ाता है। और एंड के अंदर जो हमारा एंड प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसको बढ़ा देता है। यानी एक सेब आपने खाया, जब सेब खाओगे तो सेब का फायदा लास्ट में क्या होने वाला है कि जिन क्वालिटीज के कारण उस सेब को हमने खाया, वो क्वालिटीज, वो गुण, वो न्यूट्रिएंट्स, वो चीजें हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम कुछ यहाँ पे चीजें देखेंगे कि इसके हमने फील्ड ट्रायल्स भी कराए हैं, कंपनी ने फील्ड ट्रायल्स भी कराए हैं कि किस तरीके से इसका लैब के अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इसने जो रिजल्ट्स दिए हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाली चने की फसल है, इसके अंदर किस तरीके से नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, इसके अंदर 1 लीटर में 2 ml ह्यूमिक ड्रॉप डाली है। फिर ये देखो रूट्स कैसे डेवलप हो रही है, 4 ml यहाँ देखो रूट्स डेवलप हो रहे हैं। अगर हमने ह्यूमिक कंटेंट ज्यादा बढ़ा दिया तो भी अच्छी फसल नहीं है। इसीलिए एक सही अमाउंट का होना बड़ा रिक्वायर्ड है कि जितने भी व्हाइट हेयर्स यहाँ ज्यादा डेवलप होंगे उतनी ही क्रॉप हमारी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ज्यादा न्यूट्रिशियस होगी। नेक्स्ट देखो ये वाले खीरे के बीज, उनका हमने रखा है कि किस तरीके से ग्रोथ विजिबल है आपको, ये 72 आवर्स में रिजल्ट है। नेक्स्ट ये वाले चने की रूट देखिए, 30% तक ग्रोथ हुई है रूट, बेसिक फाउंडेशन यही तो है। नेक्स्ट देखिए इस कंडीशन में 3 ml हमने 1 लीटर में डाला था, कितनी लंबी रूट्स यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट ये वाला पैडी के लिए यूज किया गया है, एक ये नॉर्मल वाटर के साथ है और ये एग्री ह्यूमिक के साथ है, 3 ml पर लीटर। देख रहे हो कितने व्हाइट हेड्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। जितने ज्यादा व्हाइट हेड्स डेवलप होंगे, प्राइमरी रूट, टर्शियरी रूट यहाँ पे डेवलप होंगे, उतना ही आपकी क्रॉप ज्यादा स्ट्रांग होगी, ज्यादा न्यूट्रिशन वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकती है, ज्यादा फिर्मली उस खेत में खड़ी रहेगी। नेक्स्ट ये वाले रेडिश के ऊपर है रिजल्ट, तो उनका साइज और कलर, तो ये वाला टमाटो उसके साथ है। तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि जो हमारी ईल्ड होगी, जो एंड प्रोडक्ट होगा, वो 16% के करीब है नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा। ये फील्ड ट्रायल है। नेक्स्ट ये वाला चिलीज के साथ में, चिलीज का साइज देख सकते हो, ये सारी ग्रेडिंग हो गई है। कि अगर ह्यूमिक हमने ऐड किया तो किस तरह के रिजल्ट हमें मिल रहे हैं विदाउट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम किसानों के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। ये देखो पैडी के अंदर ये वाला चावल में उसकी नर्सरी लगा रखी है, किस तरीके से एक ही अमाउंट का राइस दोनों में डाला गया है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमिक यूज किया गया है और इसके अंदर कोई ह्यूमिक यूज नहीं किया गया। जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज किए गए हैं, सीधा एंड रिजल्ट। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बोला था इसके अंदर पानी को ये रोकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ा देता है। इसका भी वाला टेस्ट है, सॉइल के अंदर आपने एग्री ह्यूमिक यहाँ ऐड नहीं किया और यहाँ पर ऐड किया है, तो कितना वाटर ड्रेन आउट हुआ है, पानी वापस निकला है सॉइल में से। तो ये वाली गेहूं की फसल है, देखो एक नॉर्मल रूट है और ये वाली ह्यूमिक इस्तेमाल करने के बाद, 82 इस्तेमाल करने के बाद सीधा डिफरेंस इन द रूट्स, दोनों की जड़ों में कितना फर्क है। तो अगर रूट्स इतनी ज्यादा हैवी होंगी, जितनी ज्यादा ये फाइब्रस होंगी, उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशन वो सॉइल से ले पाएंगी, उस क्रॉप को दे पाएंगी और जब भी उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। आज मैंने आपको बेसिक कॉजेस की बात की, बेसिक चीजों पर आज मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद डोजेस कितने की, जो सबसे पहला इसका यूज होता है वो कहाँ यूज करते हैं हम, सीड ट्रीटमेंट में 5 से 10 ml 1 किलो सीड के अंदर। ऐसे रूट टिपिक के अंदर फॉयलर में किस तरीके से यूज होता है, सारे चार्ट्स में आपको लास्ट में अवेलेबल करा दूंगा। और किस तरह की फसलों में हमें इस्तेमाल करें, नॉर्मली सभी तरह की फसलों में हम इसको यूज करते हैं, चाहे वो फाइबर की हो, सीरियल्स हो, पल्सीज हो, ऑयल सीड्स हो, बेवरेजेस हो, फ्रूट्स हो, हर जगह पर हर तरह की फसल में, क्रॉप में ये इस्तेमाल होता है, यूज होता है। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसको बोला जाता है बायोफंगिसाइड, जो कि हमारा प्रोटेक्शन कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो ये भी एक तरह का नेचुरल फंगस ही है। इसको भी हमने जो रखा है, जो उसको कैटेगराइज किया है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में किया हुआ है। ये भी एक फंगस ही है। अब फंगस भी 2 तरीके हो गए, एक अच्छा फंगस और एक खराब फंगस, बुरा फंगस। तो जो कि बैड फंगस को आने से रोकता है। देखिए इसके अंदर इसका फायदा क्या है कि ये वाला सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीकों से यहाँ लगातार काम करता है। फंगस आने से पहले और फंगस आने के बाद ये लगातार काम करता है। ये उसके बाद पौधों में, लीव्स में भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लीफ ब्लास्ट, स्टेम ब्लास्ट, लीफ माइनर डाउन, पाउडर,
लेट ब्लाइट, शीट ब्लाइट, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लीव्स के अंदर फंगस के कारण होती हैं। तो आज हम ये बात किसानों से पूछ सकते हैं कि या हम इस बात को कैटेगराइज भी कर सकते हैं कितनी सारी बीमारी किस फसल में फंगस के कारण होती हैं। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स में ये काम करता है। तो ये भी 100% पूरी तरीके से जैविक है। जब हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं सबसे पहली स्टेज के ऊपर इसको यूज करते हैं, तो वहां पर हम लोग इसका सीड ट्रीट के साथ करते हैं, एग्री ह्यूमिक और बायो फंगीसाइड के साथ या प्रोटेक्ट के साथ, जो भी अवेलेबल आपके पास है। यानी कि फसल के अंदर पहले से पहले ही हम इस बात की प्रोटेक्शन कर देते हैं कि फंगस इसमें ना लगे और बीमारियां ना लगे। और सॉइल ट्रीटमेंट की बात आती है तो सॉइल ट्रीटमेंट भी हम इसमें पहले से पहले ही एग्री गोल्ड, एग्री ह्यूमिक और बायो फंगीसाइड के साथ पूरी सॉइल का ट्रीटमेंट कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी रिकमेंडेशन है कि अगर हम इसको स्प्रे के थ्रू देना चाहते हैं तो स्प्रे के थ्रू भी हम इस फॉर्म में दे सकते हैं। 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी के अंदर एग्री ह्यूमिक इसमें ऐड करके, एग्री 82 ऐड करके, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट दिए जाएंगे सारे वो कॉम्बिनेशन में दिए जाएंगे। एग्री 82 तो सबके साथ ही आपको यूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है एग्री मॉस। अब एग्री मॉस को कैसे याद रखना है कि ये जो इम्पोर्टेंट जो काम करता है ये वाला रिप्रोडक्टिव स्टेज पे काम करता है। पौधे की दो स्टेजेस होती है, एक होती है वेजिटेटिव स्टेज, एक होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज जब होती है जब पौधा बढ़ना स्टार्ट करता है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज वो होती है जहां पर फल से फूल बनता है। एट दैट स्टेज तो उसके ऊपर उसको ग्रोथ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे के सारे एग्रीमोस से उसे मिल जाते हैं। एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है। नेक्स्ट इसका फायदा क्या क्या होगा, इसका जो इस्तेमाल होगा, ये फसल जो फूल आता है जो क्रॉप के ऊपर उससे 20 दिन पहले यूज करना है या 20 दिन बाद यूज करना है। ये फूलों को गिरने से रोकता है, फल और फूल के बैलेंस को मेंटेन रखता है। कई बार किसान आपके पास इस समस्या को लेके आएंगे, सर फूल तो बहुत अच्छा आया था लेकिन फल कम आया है। तो उस कंडीशन के अंदर आप समझ जाओ कि भी न्यूट्रिशन की रिप्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर जो रिक्वायरमेंट थी न्यूट्रिशन की वो उस क्रॉप को नहीं मिले एडुकेटली, तो जब भी वो प्रॉब्लम आई है तो आप उनका करा सकते हो। तो सोयाबीन, कपास, धान सभी तरह की फसलों में ये यूज होता है। तो ये क्या करता है, बड़ी तेजी से लीफ के अंदर, पत्तियों के अंदर समा जाता है और उसकी ग्रोथ के लिए उसकी रिप्रोडक्टिव जो उसकी क्वालिटीज है उनको बढ़ा देता है और फल और फूल को बैलेंस करता है। तो रिकमेंडेशन भी इसकी वही है, 20 ml आपको 15 लीटर वाटर में एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 के साथ आपको यूज करना है। और ये वाला फ्लावरिंग जब फूल आ जाता है उससे पहले जब आप किसानों के पास जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलता, उनको पता होता है किस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर फूल आने वाले फसल के ऊपर, तो उससे पहले इसको यूज करा दो और उसके बाद इसको यूज करा दो। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात चलते हैं जिसको बोला जाता है नैनोटेक। ये हमारे पास फर्टिलाइजर है। अब फर्टिलाइजर किस तरीके का है, ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर। नैनो का मीनिंग क्या होता है, नैनो का मीनिंग साइंटिफिक लैंग्वेज में 10⁻⁻⁹ होता है, यानी पॉइंट के बाद 009 बार आप लगाओगे जब जाके इतने छोटे इसके पार्टिकल बन जाते हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये वाला प्रोडक्ट है जो बड़ी तेजी से काम करता है उस पौधे के लिए जिस तरह की रिक्वायरमेंट उससे होती है। तो इसमें खास वर्ड यूज होता है कि ये वाला जो इस्तेमाल होता है चिलेटेड फॉर्म में यूज होता है, यानी नैनो टेक्नोलॉजी से बना एक फर्टिलाइजर है। और सबसे जो इसकी खासियत है वो क्या है, ये वाला चिलेटेड फॉर्म है। अब चिलेटेड फॉर्म का मतलब क्या है, मैं चिलेटेड को आपको समझाऊंगा। चिलेटेड वर्ड ऐसे होता है जैसे अगर हमारी बॉडी को कार्बन की भी रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है, तो कार्बन अलग चाहिए प्योर फॉर्म में और ऑक्सीजन अलग फॉर्म में चाहिए। अगर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है नहीं ना। तो इसी को चिलेटेड फॉर्म में कि पौधे को जो मिनरल्स एब्सोल्युटली चाहिए, एब्सोल्यूट फॉर्म में चाहिए, वो उसी फॉर्म में उसके पास पहुंचे, वो आपस में एब्सॉर्ब होने से पहले रिएक्शन ना करें, उनका कोई कंपाउंड ना बन जाए, इसको चिलेटेड फॉर्म कहा गया है। और इसीलिए जो इसके रिजल्ट्स आते हैं बड़े शानदार रिजल्ट्स आते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके थ्रू हमारी क्रॉप, हमारे पौधे अपना खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करके। तो इसीलिए इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो लीफी वेजिटेबल्स के अंदर होता है। क्रॉप में लीव्स एंड प्रोडक्ट है, वहां इसके बड़े अच्छे रिजल्ट देखे गए। सभी जगह पर रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन वहां रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ पान के पत्तों के, या फिर उसके बाद पिपरमेंट की बात करते हैं, या फिर टी लीव्स, चाय की पत्ती, चाय के बागान, वहां पर क्योंकि एंड प्रोडक्ट तो वहां लीफ है ना, पत्ती है, तो वहां इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं।
तो ये लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बढ़ा देता है, सॉइल के पीएच को मेंटेन करता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिससे पौधा बड़ी तेजी से आपका ग्रोथ करता है, विकास करता है। तो इसकी भी रिकमेंडेशन किस तरीके से वो सेम यही है कि 15 से 20 ग्राम आपको 15 लीटर पानी के अंदर आपको स्प्रे फॉर्म में देना है। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, ग्रेन्स की, सब यहाँ पे आपको दे रखी है। अगर आपको पूरी सॉइल का ट्रीटमेंट करना है तो 1 से 2 किलो नैनोटेक आप लोगे 100 किलो FIM के साथ। FIM क्या हो गया? फार्म यार्ड मैन्योर, यानी 100 किलो गोबर की पकी हुई खाद, उसके अंदर आपने 1 से 2 किलो नैनोटेक एग्री गोल्ड की बात कर रहे थे। तो गोल्ड का मतलब होता है चमक, शाइन, लस्टर। जो एंड क्रॉप हम जब खरीदते हैं, कोई भी सब्जी खरीदते हैं, तो उसका हम उसकी शक्ल देखते हैं, रंग देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, एंड उसके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट कितना है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले उसका सिलेक्शन यही होता है। हमें इस तरह की फसलों की रिक्वायरमेंट, इस तरह की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम एग्री गोल्ड यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल एक तरीके का ग्रोथ प्रमोटर है, बड़ी तेजी से पौधे के अंदर समा जाता है और लंबे समय तक इसको न्यूट्रिशन देता है। और एक बात और कि जहाँ पर ये प्रोडक्ट यूज होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ हमारी बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ को मैं ऐसे कहूंगा कि अगर हिमाचल में सेब की फसल है, वहां पर सेब पैदा होते हैं और उनको बॉम्बे पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो अगर उसके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट बड़े स्ट्रांग हैं तो फसल लंबे टाइम तक खराब नहीं होगी, उसकी न्यूट्रिशन खराब नहीं होगा। तो इसका भी स्प्रे किसी तरीके से करना चाहिए कि स्टार्टिंग के अंदर जैसे 2 से 3 लीफ हो जाए, 4 से 5 इंच का पौधा आपका हो जाए, एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 तीनों को मिक्स करा के आप स्प्रे कर दीजिए। और तीसरा स्प्रे कब करना है वो फसल के बाद में करना है, जब आपके पास फल आ जाए। मैं आपको लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा। कुछ चार्ट्स हैं, वो चार्ट्स आपको मिल जाएंगे जहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो लोग खेती के लिए बिल्कुल नए हैं उनको एक इंफॉर्मेशन है कि 4 स्टेजेस होते हैं, किस किस स्टेज पे हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है। तो 4 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो सीड ट्रीटमेंट आता है, जब हम बीज बोने से पहले उसको ट्रीट करते हैं। दूसरी स्टेज आती है उसकी बढ़वार की, ग्रोथ की आती है। तीसरी स्टेज के अंदर फूल और फल या उसके ऊपर बालियां आती हैं, और नेक्स्ट स्टेज के अंदर फल बनता है। तो अलग अलग स्टेज के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अभी आपको लास्ट में चार्ट आप देख पाओगे, जिस चार्ट के अंदर आपको एग्जैक्टली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कि सबसे पहले सीधा सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? एग्री यहाँ पे हम ग्रेन्यूल यूज करेंगे 5 किलो, और 1 एकड़ के अंदर 200 ग्राम करीब एग्री गोल्ड, दोनों को मिक्स करके सीधा खेत में हम डाल देंगे। फिर हम करेंगे सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के अंदर भी प्रोटेक्ट 10 ml हमने लिया एग्री, यहाँ प्रोटेक्ट या बायोफंगिसाइड, यहाँ पर एग्री इस्तेमाल नहीं करना है। और इनको हमारा पौधा बाहर आ गया, तो उस टाइम के ऊपर एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का यहाँ कॉम्बिनेशन है। फिर जब फूल की स्टेज आएगी उससे 20 दिन पहले हम एग्री मॉस, एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज आती है जिसके अंदर हम यहाँ यूज करते हैं नैनोटेक, जब फल हमारा बन जाता है उसके बाद कि नैनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 तीनों को मिलाकर स्प्रे करा देते हैं। तो अब आपको मैंने जो स्टार्टिंग में बात कही कि वो कैलकुलेशंस आपको करने, स्टैटिक्स डेटा आपको मेंटेन करना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ आपको स्क्रीन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक्सेल शीट बना रखी है कि एक फसल के अंदर, शुगर केन की फसल है, कितना ग्रेन्यूल यूज होना है, ह्यूमिक यूज होना है, नैनोटेक, एग्री गोल्ड, इसकी कॉस्टिंग कितनी आनी है, ये सारी कैलकुलेशन आप बना के चलें। आप 1 ml की कॉस्ट निकाले, एग्री 82 की 1 ml की कॉस्ट कितनी है, एग्री गोल्ड की 1 ml की कॉस्ट कितनी है, बायोफंगिसाइड की 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी है, ये सारी कॉस्ट एक डायरी में, चार्ट में लिखें। तो जितनी जितनी स्टेज पे जो जो यूज हो रहा है, तो आप किसान को ये भी बता सकते हो कि इस फसल में लगभग हमारा प्रोडक्ट इतनी कॉस्ट का लगेगा। क्योंकि जाते के साथ ही ये सवाल आपके से लोग पूछेंगे कि सर कितना कितना प्रोडक्ट लगना है, कितना कितना खर्चा आएगा, तो आप उसके लिए पहले से कैलकुलेशन करके जाओ ना। तो इस तरह आप स्टैटिक्स बना के पहले से पहले खुद होमवर्क करो, खुद चीजों के ऊपर देखो कि 1 ml की कॉस्ट कितनी आती है, अगर 10 ml यूज होना है 10 ml में कितनी कॉस्ट लगी। इस तरीके से एक टेंटेटिव आइडिया आप किसानों को दे सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो एक आप चार्ट देख पा रहे हो, इसमें 9 से 90 से 120 दिन ग्रेन की जो क्रॉप है उसके लिए रखा गया है। इस तरह के चार्ट्स आपको हर एक फसलों के बनाने हैं, जो जो भी आपके एरिया में जो क्रॉप्स होती हैं।
या जहां भी आप बात करने के लिए जा रहे हो पहले से पहले पता करके जाओ यहाँ कौन सी क्रॉप के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ, उस क्रॉप में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, उसमें लागत कितनी आती है और हमारे प्रोडक्ट्स में किस तरीके से चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सॉइल एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलो से 500 ग्राम बायोफंगीसाइड और एग्री 150 ml ये स्प्रे के थ्रू सॉइल के अंदर डायरेक्टली यूज होगा। इस सीड ट्रीटमेंट में बायोफंगीसाइड और एग्री ह्यूमिक यहाँ पर यूज किया गया और 20 दिन के बाद आफ्टर सोइंग प्लांट के बाद एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 तीनों के कॉम्बिनेशन में 30-20-10 के कॉम्बिनेशन में आपको स्प्रे में कराना है। और अगर सॉइल एप्लीकेशन उस स्टेज पे कराना चाहते हो तो 5 किलो आपने एग्री ग्रेन्यूल्स लेने हैं और एग्री गोल्ड आपको 100 ग्राम लेना है और 150 ml आपको एग्री 82 लेना है। तीनों को मिक्स करके पूरे खेत में फैलवा दो। एक बीज आने से फूल आने से 20 दिन पहले हम बात यूज करते हैं बायोफंगीसाइड, एग्री मॉस और एग्री 82 और उसके 20 दिन बाद हम नैनोटेक यूज करते हैं एग्री गोल्ड और एग्री 82। तो इस तरीके से ये सारे चार्ट्स आपके पास रेडी होने चाहिए ताकि आप तेजी से उस डायरी में से देख के उस किसान को बता सको और जिस टाइम पे आपने उस फार्मर को यूज करवाया है अपनी डायरी में भी उसके नाम का एक पेज बना लो, वहां लिखो कि आपने इस डेट को उससे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कराएं और ग्रोथ कैसी है। जब आप लगातार उस जुड़े रहोगे, अब उससे पूछोगे 20 दिन बाद, अब मैं तेरे से बात करूंगा 20 दिन बाद, जैसे 20 दिन होते हैं आपका फोन तुरंत जाना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप खुद वहां पे चले जाओ, अपने सामने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाओ। अगर वो खुद कर रहा है तो उससे बोलो फोटोग्राफ्स भेज दे, मैं इसके लिए कलेक्शन बना रहा हूँ। तो जब आप हर स्टेज पे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे तो उसको भी लगेगा हाँ जी ये लोग मेरे साथ वाकई अच्छा करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन सही है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो हमारे प्रोडक्ट हैं किसी के साथ कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कोई अगर किसान कहे जी हमारी फसल जल गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कोई रिजल्ट अब तक देखा नहीं गया है। बस ये है कि मात्रा का आपको ध्यान रखना है। जितना कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है, हर एक बॉटल के पीछे अमाउंट लिखा हुआ है, किस अमाउंट में कितना आपको यूज करना है। नेक्स्ट मैं आपको इसके साथ ही थैंक यू कहना चाहूंगा किसानों का, बिल्कुल कोटि कोटि धन्यवाद जो कि बिल्कुल हमारे रात दिन काम करते हैं और कम लागत में और बेहतर फसल के लिए वेस्टेज के प्रोडक्ट्स को यूज करें। इसके साथ ही हम लोग बिल्कुल थैंक यू कहना चाहिए किसानों को। एक यहाँ पर इतनी अच्छी कोटेशन लिखी हुई है, दोज दैट वर्क्स इन एकर्स नॉट फॉर आवर्स, यानी वो एकड़ में जमीन पे काम करते हैं, घंटों के लिए काम नहीं करते। बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने दिया है, हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए दिल से और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हम जो अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं हमें वो प्रयास करने चाहिए, लगातार हमें सीखना चाहिए। इसके साथ ही थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से आभार मैं व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच जी।